नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। तो देखिए मित्रों, रीट के लिए शिक्षण विधियों की क्लास चला रखी है हमने। और रीट शिक्षण विधियों की जो क्लास हमने चला रखी है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासें होंगी। पहले भी मैंने कई वीडियो में यही आपसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। नया चैनल है अपना हुकम सिंह गुनावत नाम से, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी शिक्षण विधियां पढ़ाई जाएंगी। संस्कृत की शिक्षण विधियां 5 यूनिट अपनी होती हैं मित्रों, जिनमें से लास्ट की 3 यूनिट जो हैं, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, वो शिक्षण विधियों की होती हैं। और संस्कृत शिक्षण विधियों में भी रीट के लिए लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, तीसरा, चौथा और 5वां जो यूनिट है, ये 3 इकाइयाँ हैं शिक्षण विधियों की हैं। तो इसमें याद रखें, हम तीसरी जो इकाई है यानी शिक्षण विधियों की है, चौथी इकाई शिक्षण विधियों की है, 5वीं इकाई शिक्षण विधियों की है। और शिक्षण विधियों को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चालू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है शिक्षण विधियों का। एक एक वीडियो को एंड तक देखें, 3-4 बार आप एक ही वीडियो को देखोगे आराम से पूरा रट जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि परीक्षा में रीट की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, रीट में जब भी पेपर सेट किया जाता है तो पहले वाले जो पेपर हो चुके हैं, रीट पहले हो चुकी है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे उसी को बेस मान करके प्रश्न डाले जाते हैं। क्योंकि उनका पहले वाला जो रीट जिन्होंने कर लिया है और अब जो विद्यार्थी रीट देंगे, इस सब का एक मूल्यांकन किया जाता है। यानी वो विद्यार्थी और अभी जो रीट देंगे, इनके पेपर में कोई अंतर ना हो, इनके परसेंट में कोई अंतर ना हो, विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि पहले जो रीट कर चुके हैं उनका और अब जो रीट होगी उनका सेम पेपर है, ताकि किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो। तो बेकार के प्रश्न भी नहीं आते हैं, इसीलिए ध्यान रखें, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझें और पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। पूरी शिक्षण विधियाँ कराई जाएंगी। पहले संस्कृत की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद इसकी 3 यूनिट हैं, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ये कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आपको हिंदी की शिक्षण विधियों की सीरीज लेके आऊँगा। तो देखिए, ध्यान लगाएंगे दोस्तों। तो ये अपना पहला चैप्टर है, याद रख लें, ये पहला चैप्टर है। यानी हम पढ़ रहे हैं संस्कृत और क्या भाषा शिक्षण की विधियाँ, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की हम विधियाँ पढ़ रहे हैं। और संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में सबसे पहला जो आज का हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, इन विधियों को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से हमें पढ़नी होती है, वो चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, यहीं से आप लोगों को पता लग जाएगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है। तो देखिए, ध्यान लगाएंगे आप, यह है संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ। अच्छा, ये रीट लेवल फर्स्ट, लेवल 2 सभी के लिए है। और ये इकाई पहली, यानी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करें तो वहाँ ये इकाई हो जाएगी तीसरी। आप सिलेबस में देखोगे तो तीसरी इकाई है और वही इकाई आप पढ़ रहे हैं। तो याद रखें मित्रों, यहीं से हमारी शिक्षण विधियाँ चालू हैं। पहली, दूसरी, चौथी इकाई होगी मित्रों, चौथी। तो पहली, दूसरी और तीसरी इकाई व्याकरण से संबंधित है। अब ये चौथी, 5वीं, 6वीं जो इकाइयाँ आप पढ़ेंगे, ये इकाइयाँ शिक्षण विधियों से संबंधित होंगी। तो ध्यान लगाएं, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाषा शिक्षण की विधियाँ हम पढ़ रहे हैं तो भाषा क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, यानी मेरे कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि भाषा क्या है। लगभग इन चीज़ों को सभी जानते हैं मित्रों, भाषा क्या है। तो देखिएगा, भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है
एक व्यवस्था है भाषा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं और उनके विचारों को हम समझ पाते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाषा विचारों का आदान प्रदान करने की, विचारों का क्या करना, आदान प्रदान, यानी कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने की एक क्या है, विचारों का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है भाषा, या साधन है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को रख सकते हैं और सामने वाले के विचारों को समझ सकते हैं। वही क्या होती है, भाषा होती है। तो मैं कह सकता हूँ एक परिभाषा के रूप में कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन याद रखना मित्रों, भाषा जानवर भाषा नहीं बोलते, भाषा उसी को कहा जाता है जिसको समझा जा सके। तो याद रखिएगा ये भाषा होती है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि भाषा जो है, अच्छा ये शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की कौन सी धातु है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, कहना। क्या होगा मित्रों, कहना, या हम कह सकते हैं बोलना, कहना या बोलना। तो हो सकता है ये पूछा जाए हमसे कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो आपका जवाब क्या होगा, भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, किसी बात को कहना या बोलना, इस तरह से होगा। अच्छा, इसके बाद में देखेंगे आप, अब बात आती है मित्रों भाषा के बारे में। देखो एक स्वीट महोदय हुए, कौन हुए थे, स्वीट। याद रखना इस नाम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वीट। अच्छा, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा, स्वीट ने, स्वीट महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वीट के अनुसार पूछ सकता है भाषा किसे कहते हैं। याद रखिए, तो स्वीट महोदय ने कहा था कि ध्वन्यात्मक, याद रखें मित्रों, ध्वन्यात्मक, इतना याद रखें, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो याद रखें भाषा भाष धातु से बना है, इसका अर्थ है कहना या बोलना। याद रखें स्वीट ने क्या कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। इसके बाद में देखेंगे आप, चलो ये भाषा हो गया। अगला देखें मित्रों, शिक्षण की हम बात करते हैं। शिक्षण क्या चीज है, शिक्षण जो कि संस्कृत में शिक्ष धातु से बना है, शिक्षण। अच्छा, शिक्षण का मतलब क्या होता है, देखेंगे हम। शिक्षण का क्या मतलब है, शिक्षण किसे कहा जाता है, तो समझिएगा, एक शिष्य और अध्यापक दोनों के मध्य में, यानी आप जानते हैं कि कक्षा के अंदर अध्यापक होता है और उसके सामने विद्यार्थी बैठे होते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य में किसी भी पाठ्यक्रम को लेकर के, ये हो गया अपना जैसे कि शिक्षक हो गया, एक शिक्षक हो गया, ठीक। उसके बाद में चलो शिक्षक, इधर हम कहेंगे कि विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर के, यानी सिलेबस को लेके, पाठ्यक्रम जिसे क्यूरिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम को लेकर के जो भी अंतर क्रिया होती है, जो भी परस्पर क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। यानी अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य में पाठ्यक्रम को लेकर के, किसी अध्याय को लेकर के जो भी विचार होते हैं, जो अंतर क्रिया होती है परस्पर, उसी हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अब बात आती है मित्रों, शिक्षण हो गया, भाषा हो गई। अब शिक्षण की विधियां, यानी हम कहेंगे कि ये विधियां क्या होती हैं,
तो याद रखिए शिक्षण विधि किसे कहा जाता है। तो देखेंगे आप शिक्षण और विधि क्या होती है। शिक्षण विधि इसे समझिएगा ढंग से। शिक्षण विधि क्या होती है। आप जानते हैं विधि को अंग्रेजी में मेथड कहा जाता है और शिक्षण को टीचिंग कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ टीचिंग मेथड मीन्स क्या है। तो शिक्षण विधि क्या होती है याद रखें। शिक्षण विधि, विधि का मतलब तरीका होता है मित्रों। विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तरीका। विधि का मतलब क्या होता है, तरीका। यानी शिक्षण कराने का जो तरीका होता है, शिक्षण कराने का जो स्किल होता है, जो मेथड होता है, उसी को हम लोग शिक्षण विधि कहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से विद्यार्थियों तक सरल करके पहुंचाना ही शिक्षण की एक विधि है, शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों को किसी भी प्रकरण को अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से प्रकट करता है। तो किसी भी प्रकरण को जब हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो विधि हो जाती है और यही हो गई मित्रों शिक्षण विधि। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो ये अपना चल रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां। देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। याद रखिएगा सबसे पहले प्राचीन या परंपरागत। प्राचीन कहिए, परंपरागत कहिए, बात एक ही है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हो गई अपनी कौन सी, प्राचीन या परंपरागत शिक्षण विधियां। ठीक, इसके बाद में दूसरी विधियां कौन सी हो गई, आधुनिक या कह सकते हैं नवीन। आधुनिक को ही हम लोग क्या कहेंगे, नवीन शिक्षण विधियां। यानी आधुनिक कहिए या नवीन कहिए, ये हो गई दूसरे प्रकार की शिक्षण विधियां। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरी है नवीनतम उपागम या नवीनतम शिक्षण विधियां। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर से देखिएगा, प्राचीन इसी को कहेंगे परंपरागत, प्राचीन या परंपरागत शिक्षण विधियां। अगला नेक्स्ट हो गया आधुनिक, इसी को कहेंगे नवीन शिक्षण विधियां। और नेक्स्ट हो गया नवीनतम उपागम या नवीनतम शिक्षण विधियां। तो इस तरह 3 भाग हो गए। ये पहला वीडियो है, इसी में आपको पता लग जाएगा आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों को। तो देखें यहाँ प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, इधर हमने लिखी है आधुनिक शिक्षण विधियां और इधर लिखी है नवीनतम उपागम या नवीनतम शिक्षण विधियां। हमारी परीक्षा में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्कृत भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है। वहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन इस बात को नहीं जानते हैं कि प्राचीन शिक्षण विधियों में किन किन शिक्षण विधियों को गिना जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की आधुनिक या नवीन शिक्षण विधि निम्न में से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो वहाँ भी हमें तकलीफ पैदा होती है, या आधुनिक उपागम या आधुनिक विधि कौन सी है कौन सी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं मित्रों, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह आ जाएगा सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक कैसा उपागम है या कैसी विधि है। तो आपका जवाब क्या होगा, नवीनतम उपागम है या नवीनतम विधि है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं समवाय विधि कैसी है, बोला आधुनिक विधि है। प्रश्न पूछा जाएगा प्रथाहर्बर्ट की पंचपदी को किस प्रकार की शिक्षण विधियों में रखा जाएगा, प्राचीन में, आधुनिक में, नवीनतम में। तो आपका जवाब क्या होगा, आधुनिक। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न हमारी एग्जाम में बनते हैं, इसलिए याद रखें आपको ये कंफर्म होना चाहिए। इस पहली वीडियो में आप तीनों वर्गों में विभाजित प्राचीन विधियों को, आधुनिक और नवीनतम, इन तीनों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि हम आगे एक एक शिक्षण विधि को बाद में पढ़ाएं तो आपको ये पता रहे कि ये शिक्षण विधि प्राचीन है और ये वाली नवीन है। तो आइए मित्रों मैं एक बार बता दूं प्राचीन शिक्षण विधियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखें
प्राचीन जो शिक्षण विधियां हैं, सबसे पहली बात इन्हें परंपरागत शिक्षण विधि भी कहा जाता है। प्राचीन शिक्षण विधियों को परंपरागत शिक्षण विधि भी कहा जाता है। और ये जो परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, ये याद रखना, ऐसे हम कह सकते हैं कि 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो शिक्षा पद्धति अपनाई, उस शिक्षा पद्धति से पहले जो शिक्षण विधियां शिक्षण के क्षेत्र में उपयोग में ली जाती थी, वो कहलाती थी प्राचीन या नवीन शिक्षण विधियां। वो लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में जब 1835 में जब शिक्षा पद्धति अपनाई गई, शिक्षा पद्धति लाई गई अंग्रेजों के जमाने में, तब से जो शिक्षण विधियां उपयोग में ली गई वो नवीन शिक्षण विधियां कहलाई और वर्तमान समय की हो गई अपनी नवीनतम। तो याद रखें, यहाँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 से पहले की शिक्षण विधियां प्राचीन है, लॉर्ड मैकाले के काल में आधुनिक है, और वर्तमान की बात करें तो ये है कौन सी, नवीनतम। तो देखिए, प्राचीन या परंपरागत शिक्षण विधियों में किन किन शिक्षण विधियों को गिना जाएगा, तो देखिए अगर एक बार ध्यान से, प्राचीन या परंपरागत, तो प्राचीन शिक्षण विधियों में दो विधियां होती हैं मित्रों, एक पाठशाला विधि होती है और एक व्याकरण अनुवाद विधि होती है। एक हो गई आपकी पाठशाला विधि, पाठशाला विधि, ठीक। अगली हो गई हमारी कौन सी, व्याकरण, इस तरह हो जाएगी व्याकरण अनुवाद विधि। तो इस प्रकार से प्राचीन विधियों में दो विधियों को गिना जाएगा, पाठशाला विधि, इसे पंडित विधि भी कहते हैं। याद रखना मित्रों, आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तब चर्चा करूंगा। पंडित विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ, पंडित विधि के नाम से भी जानते हैं पाठशाला विधि को, क्योंकि प्राचीन काल में पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को, विद्यार्थियों को जो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, जिनको वेदों का ज्ञान हो जाता, उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता, इसलिए पाठशाला विधि को पंडित विधि भी कहा जाता है। तो पाठशाला विधि थी, एक व्याकरण अनुवाद विधि थी, इसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। एंड डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की विधि है। आगे डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा मित्रों, यहाँ सिर्फ परिचय दे रहा हूँ, तो इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो प्राचीन विधियों में दो विधियों को हम काउंट करेंगे, एक पाठशाला विधि जिसे हम पंडित विधि कहते हैं, और व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। अब याद रखें, पाठशाला जो विधि है इसकी कई प्रविधियां हैं। प्रविधि आप जानते हैं किसे कहते हैं, विधि जो होती है मुख्य होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो विधि होती है। और उस विधियों की कई उपविधि होती हैं जिन्हें प्रविधि कहा जाता है, यानी उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये प्रविधियां हैं, पाठशाला विधि की कई प्रविधियां हैं, लगभग ये 14 प्रविधियां हैं जो पाठशाला विधि के अंतर्गत ही आएंगी। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे पहला है सूत्र विधि। कौन सी विधि मित्रों, सूत्र विधि। बाद में एक एक को डिटेल से मैंने पहले ही बोल दिया है, एक एक को डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में तो हम पढ़ने ही वाले हैं डिटेल से, तो एक एक पर्सन की मैं यहाँ चर्चा करूंगा प्रत्येक विधियों में, और ये हमारा परिचय भी होता रहेगा। तो पाठशाला विधि की पहली प्रविधि है सूत्र विधि। याद रखें मित्रों, सूत्र विधि का प्रयोग इसीलिए किया जाता है शिक्षण के दौरान। सूत्र विधि जो है किसी भी प्रकरण को सरल बनाने के लिए, ये कह सकता हूं मैं कि कठिन विषयों को सरल बनाने के लिए सूत्र विधि उपयोग में ली जाती थी, सूत्र बना लिए जाते थे। आज भी हम देखते हैं जीके में या हिंदी में एक ट्रिक बना ली जाती है, और ट्रिक से क्या होता है, सरल लगता है। मैथ के अंदर ट्रिक बना ली जाती है और बिल्कुल सरल तरीके से हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो सूत्र बना लिए जाते हैं सूत्र विधि में। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सूत्र ही बनाए थे, वो सूत्र विधि पर आधारित है। तो सूत्र विधि किस काम में आती है, यानी मैं कह सकता हूं कि विषय को सरल करने के लिए सूत्र बनाकर पढ़ाना सूत्र विधि के अंतर्गत है। पारायण विधि, याद रखना मित्रों, अगली विधि हो जाएगी अपनी कौन सी, पारायण।
पारायण विधि, यानी वैदिक काल में, ये वैदिक काल की बात है, वैदिक काल में मंत्र जब पढ़ाए जाते थे तो उन मंत्रों का सस्वर वाचन करवाया जाता था, यानी स्वर के साथ में लेवत तरीके से एक बार अध्यापक बोलता था स्वर के साथ, फिर विद्यार्थी बोलते थे। तो वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन किस विधि में होता था? पारायण विधि में। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल परिचय दे रहा हूँ, डिटेल से पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में कि विधि को, लेकिन यहाँ एक एक स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है प्रत्येक शिक्षण विधि का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद में पारायण विधि हो गया। सूत्र विधि, यानी विषय को सरल करने के लिए सूत्र बना लिए जाते। पारायण विधि कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों को सस्वर बोला जाता था। अब आ जाइए मौखिक विधि, तीसरी हो गई मित्रों की कौन सी? ये हो गई कौन सी विधि? याद रखें, मौखिक, ये यहाँ 4 लिख दिया है, तीसरी है मौखिक या व्यक्तिगत विधि, कहेंगे मौखिक व व्यक्तिगत विधि। इस विधि में क्या होता था? प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए, यानी गुरु अपने शिष्य के लिए छात्र बोला करते थे विद्यार्थी को, तो छात्र के लिए जो गुरु होता था, पिता तुल्य माना जाता था, वो छात्र के लिए क्या करता था? मौखिक रूप से मंत्रों का जाप कराता था, और जब भी उनमें कोई भी उच्चारण संबंधी दोष होता था तो वो व्यक्तिगत रूप से एक एक विद्यार्थी से उस उच्चारण के दोष को निकलवाता था। तो याद रखें, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अध्यापक कार्य करता था और मौखिक रूप से मंत्रों को सिखाता था, इसलिए इसे मौखिक व व्यक्तिगत विधि कहा जाता है। आ जाइए व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या होती है? देखिए, ध्यान लगाएं मित्रों, व्याख्या विधि व्याख्यान विधि कहा जाता है। वर्तमान में नवीन विधियों में इन्हें काउंट किया जाता है, व्याख्या विधि को, व्याख्यान विधि को। तो याद रखना मित्रों, व्याख्या, इसके 6 अंग होते हैं, इतना याद रखें, 6 अंग होते हैं। व्याख्यान के अंग कितने होते हैं? 6। और व्याख्यान जो विधि है वो व्याख्यान विधि, यानी किसी भी प्रकरण को पढ़ाते समय बीच में कोई कथा वगैरह या व्याख्या की जाती थी किसी विषय की, तो ऐसा होता था किस विधि में? व्याख्यान विधि में। यानी प्रकरण को सरल करने के लिए, रोचक बनाने के लिए, मैं कह सकता हूँ शाब्दिक अर्थों में कि किसी भी प्रकरण को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए क्या किया जाता था? व्याख्या की जाती थी। प्रश्नोत्तर विधि, याद रखें मित्रों, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को भाषा के ज्ञान कराया जाता था। किस विधि में? प्रश्नोत्तर विधि। कथा कथन विधि, यानी इस विधि में क्या होता था? अध्यापक पढ़ाते समय बीच बीच में, अपने प्रकरण के बीच बीच में, कथा कथन विधि की मैं बात कर रहा हूँ, प्रकरण के बीच बीच में अध्यापक किसी भी कथा का एक कथन कहता था, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी बता देना, हितोपदेश के किसी कहानी के चैप्टर को बता देना, इस तरह से कथा कथन विधि होती है। इससे भी प्रकरण क्या रोचक बनता था, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती थी। कक्षा नायक विधि, कक्षा नायक विधि, कक्षा का नायक आप जानते हैं मॉनिटर, यानी कह सकते हैं हम कि अध्यापक की अनुपस्थिति में, जब अध्यापक अनुपस्थित होता था उसकी अनुपस्थिति में कक्षा का जो मॉनिटर होता था, जो बनाया जाता था अध्यापक के द्वारा, वही कक्षा का मॉनिटर क्या करता था? उस कक्षा को संभालता था, एक टीचर की बात ही कार्य करता था, यानी शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करता था। तो याद रखें, कक्षा नायक विधि वही होती थी जिसमें अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी कार्य करते थे। शिक्षण कार्य कौन? विद्यार्थी। अच्छा, भाषण विधि, याद रखें मित्रों, भाषणों के माध्यम से प्रकरण को सरल बनाया जाता। टीका विधि है, व्याकरण के अंतर्गत आ जाएगी बाद में। दंडान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दंड किसका सूचक है? याद रखना मित्रों, वाक्य का सूचक है। ये प्रश्न आ चुका है पहले रीट के एग्जाम में। दंडान्वय विधि में दंड शब्द किसका सूचक है? उत्तर क्या होगा? वाक्य का सूचक है। किसका? वाक्य का। इसके बाद आती है खंडान्वय विधि। पहले आप नाम देख लीजिएगा, ये व्याकरण की विधियां पढ़ेंगे अलग से, उनमें अलग से ये विधि आएंगी। तो व्याकरण की, गद्य की, पद की विधियां पढ़ेंगे तो वहाँ इनमें से कुछ विधियां फिर आएंगी। तो कुल मिला के बाद में ये डिवाइड हो जाएंगी, इनमें से कुछ विधियां व्याकरण में चली जाएंगी, कुछ विधियां गद्य शिक्षण में हो जाएंगी, कुछ विधियों को हम रख देंगे पद शिक्षण में, और इस प्रकार से डिवाइडेशन इनका होगा।
तो याद रखें वहाँ इन्हें पढ़ेंगे तो सूत्र विधि, पारायण विधि, मौखिक व व्यक्तिगत विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, टीका विधि, खंडनवय विधि और दंडनवय विधि। और इधर आ जाइएगा भाषण विधि और फिर आ जाइए वाद विवाद विधि। यानी औपचारिक रूप से वाद विवाद होता था, डिबेट होती, वाद विवाद विधि। इस प्रकार से ये 14 विधियां मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ आप इतना याद रखें कि ये पाठशाला विधि की प्रविधियां हैं, इसके अंतर्गत आती है। बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, रट लीजिएगा। और पूरी जितनी वीडियो में डालूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जुड़ जाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क आपका दोस्त आपके साथ है और प्रत्येक दिन आप किसी प्रकार की वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो देखें, ध्यान लगाएं। अब हम बात करते हैं आधुनिक या नवीन विधियों की। नवीनतम नहीं कहना या नवीन कहना, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद में ये विधियां जो आई थी शिक्षण में, तो वो है देखें पाठ पुस्तक विधि। ये याद रखना मित्रों, हाँ, भाषा शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। भाषा शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद में प्रत्यक्ष विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा शिक्षण की जो विधि हम पढ़ रहे हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। यानी भाषा शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है और ये लोकप्रिय विधि है, याद रखना इस बात को। अगला हम बात करते हैं हार्वर्ड की पंचपदी। ये भी आधुनिक में आएगी, डिटेल से पढ़ोगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड की पंचपदी जिसके 4 पहले पद थे, उनके शिष्यों ने किस प्रकार 5 किए, तो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। समवाय विधि, समवाय विधि याद रखें, ये भी आधुनिक है। समस्त विधियों के सकारात्मक तथ्यों को अगर हम प्रेजेंट करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, जैसे माना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते वक्त किसी एक विधि का इस्तेमाल ना करके समस्त विधियों के सकारात्मक तथ्यों को, फैक्टों को आपके सामने रख दूं, तो समझ लीजिए कि मैंने समवाय विधि का प्रयोग किया है। तो ये समवाय विधि हो गई। विश्लेषण विधि होती है मित्रों, संरचना विधि होती है, जैसे वाक्य वगैरह बनाना, इस प्रकार से मूल्यांकन विधि होती है। तो इस तरह ये 7 विधियां हैं, आधुनिक विधियों में आएंगी। एक बार फिर से मैं देखिए बता रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक विधि जो कि भाषा शिक्षण की सबसे लोकप्रिय है। प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ है। हार्वर्ड की पंचपदी। आ जाइए इधर, समवाय विधि, विश्लेषण विधि, इसके बाद संरचना विधि, इसके बाद हो जाएगा कौन सी? मूल्यांकन विधि। अब बात करते हैं हम किस पर? नवीनतम उपागम। इसमें कौन किस किस को काउंट करेंगे? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण याद रखें। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसे कहा जाता है, 5 से 10 मिनट का जो होता है। हमारे भारतीय सिलेबस में NCERT ने से 36 मिनट का रख रखा है, वो मैं बताऊंगा डिटेल से। बाकी की ये एलन की तो अचीसन वगैरह है, तो उन्होंने 5 से 10 मिनट माना था, तो वो सारा डिटेल से हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ्य योजना में काम आता है, ये सॉरी वो शिक्षण प्रशिक्षण में, यानी जब हम एक शिक्षक बनते हैं, B.Ed वगैरह जब करते हैं, तो सबसे पहले हमको माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। तो याद रखें, सूक्ष्म शिक्षण है। समस्या समाधान विधि है, समस्या समाधान विधि। परियोजना विधि है, याद रखें। पर्यवेक्षण विधि है, अध्यापक की देखरेख में पढ़ाना। दल शिक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। दल शिक्षण, यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, दल शिक्षण विधि में दल किन का दल होता है? तो याद रखें, विद्यार्थियों का दल नहीं होता है, बल्कि शिक्षकों का दल होता है। यानी कई अनुभवी शिक्षक एक टीम बनाकर आ जाते हैं और फिर वो पढ़ाते हैं, शिक्षकों का दल होता है। इसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन, समग्रंथन उपागम, कंप्यूटर आधारित। तो इस तरह से ये हमारी भाषा शिक्षण की विधियों का एक चार्ट है। इनको एक बार हम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा और तीनों में पार्ट करके याद कर लीजिएगा। अगला मैं आपको चालू करूंगा प्राचीन विधियों में और डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, यानी मैं कह सकता हूँ मित्रों कि ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट। ऐसे जितने चैप्टर आपके बनेंगे पूरे सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है और आपकी सिलेबस में आप देखेंगे तो इकाई 4 है।
तो धन्यवाद मित्रों। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मैं आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं। और जो भी आपको कोई भी कमी अगर दिखती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मित्रों। धन्यवाद।